स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस शानदार क्लास में, जिसमें हम सभी लोग क्लास 12 की सीख रहे हैं फिजिक्स, और इसमें से चैप्टर नंबर 7 को हम लोग कर रहे थे डिस्कस। चैप्टर नंबर 7 में प्यारे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आज डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही आसान है अगर आपको फार्मूला आता है। मैंने आपको कहा था कि इसके जितने भी वैद्युत धारा परिपथ वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, आप उनको अगर याद कर लिए, उनको अगर आप पढ़ लिए, उनका ग्राफ आपको समझ में आ गया, तो कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बच नहीं सकता। आनंद गुरुजी बताएं या ना बताएं न्यूमेरिकल, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट गुरुजी बता दिए हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। अर्थात प्यारे बच्चों, एक ही इसका मतलब निकलता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी कोई चीज है तो वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर के। वो चाहे आर परिपथ हो, एल परिपथ हो, सी परिपथ हो, आर एल परिपथ हो, आर सी परिपथ हो, एल सी परिपथ हो, एल सी आर परिपथ हो, सब आप लोगों को याद रहना चाहिए। क्या होता है प्रेरकीय प्रतिघात, क्या होता है धारतीय प्रतिघात, क्या होता है प्रतिबाधा, ये सारी चीजें आप सभी को अच्छे से समझाई गई हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कल ऑब्जेक्टिव की क्लास हुई थी और ऑब्जेक्टिव अभी और भी क्वेश्चन सारे चैप्टर से रिलेटेड बताते जाते रहेंगे। अभी जो हमने ये चैप्टर फिनिश किया, कल से आपका हो सकेगा तो हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 8 है, इसका लास्ट फर्स्ट पेपर का, और इसके बाद सेकंड पेपर में हम लोग प्रकाशिकी शुरू करेंगे। ठीक है, प्रकाशिकी। लेकिन उसके पहले फर्स्ट पेपर के लिए कुछ होमवर्क आपको भी हम तैयार करके देंगे, जिसके लिए आप होमवर्क को अच्छे से लगाएं, अच्छे से पढ़ें, और एक कंप्लीट अगर हम तैयार हुए तो हम पूरा मैराथन लेंगे फर्स्ट पेपर का। ठीक है, लेकिन सेकंड पेपर को शुरू करने से पहले बिल्कुल प्रिपरेशन ये कर लेना कि जो आपके साथी जिनका बैकलॉग लगा, बैच परचेज भी किया था, वो लोग अब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे सेकंड पेपर को, क्योंकि वो अलग ब्रांच है। वो ना इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, वो ना मैग्नेटिज्म से संबंधित है, वो अलग ऑप्टिक्स है, अर्थात उसमें प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ना है। तो किरण प्रकाश की प्रकाशिक यंत्र, ये बिल्कुल अलग सेकंड पेपर में पहला चैप्टर होगा। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि जब सेकंड पेपर स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें फिर आप एक तरह से नई फिजिक्स के लिए पढ़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, चले तो भाई सभी को नमस्कार, नमस्तुभ्यम, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल, जय मां सरस्वती। क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। चले क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मेरा एक ही आप सभी से रिक्वेस्ट था कि आप सभी लोग बस अच्छे से फार्मूले तैयार कर लीजिएगा। सर हमने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया है 10th के बाद वाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करिएगा, अगर आप 12th में हैं, अब आपको अपना अनुमान लग चुका है, आप अपने लिए ये समझ चुके हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, तो इस वजह से अगर आप कोशिश करें तो आप 12th के बाद वाला एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद पॉलिटेक्निक करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि 10th के बाद इंजीनियरिंग एग्जाम जो पॉलिटेक्निक है, आप उस ग्रेड के इंजीनियर नहीं आप तुलना में लिए जाएंगे, और फिर 12th पास वाले जो अदर नॉन कोई भी टेक्निकल एग्जाम होता है, फिर उसमें आप बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि 12th पास वाले जो एग्जाम होंगे उसमें ये नहीं कहेगा कि आप टेक्निकल भैया पॉलिटेक्निक किए हुए तो आपको मार निकल लिया जाएगा, नहीं। इस वजह से 12th पास आउट करके ही आप अगर पॉलिटेक्निक करेंगे तो फायदा ये होगा कि जो 3 साल का आपको पॉलिटेक्निक 10th वाला होगा वो आप आगे 12th पास करने के बाद 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस 12th भी हो गया, तो मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है। आपके ऊपर मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कार्य अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत 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 अच्छा था। अगर आपकी कंडीशन घर की ऐसी है कि आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, दोबारा फिर से पढ़ सकते हैं, तो फिर 12th कंप्लीट ही कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी अगर जल्दी है कि नहीं सर स्थितियां बहुत गड़बड़ है और मुझे जल्द से जल्द जॉब करनी है, इस वजह से फिर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लीजिए और बढ़िया से अच्छे से तैयारी वहां पर करिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क शायद दिया गया था, तो इस पर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे टीपू सुल्तानों, इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे। क्या था, एक 100 ओम का प्रतिरोधक तार 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा हुआ है। मतलब कोई प्रतिरोधक जो तार है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन याद करना है, परिपथ में धारा आरएमएस का मान कितना है। परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है, मतलब समझ रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि आईआरएमएस कितना है, आईआरएमएस कितना है, ये हमसे पूछ रहे हैं। प्रश्न में दिया गया कि एक 100 ओम का प्रतिरोधक तार, तो सबसे पहला काम यही है कि आप प्रश्न में दी गई संख्याओं को, भौतिक राशियों के अंकिक मानों को लिख लीजिए, सबसे पहला काम यही बनता है। तो R बराबर 100 ओम। फिर प्रतिरोधक तार में कितना विभवांतर जोड़ा गया, उसके सिरों पर, अरे भाई उसके किनारों पर विभवांतर जोड़ा गया है, V = 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और इस प्रत्यावर्ती स्रोत जो जोड़ा गया है उसकी आवृत्ति क्या है, उसकी आवृत्ति है n बराबर बोलो या f बराबर बोलो, जिसकी वैल्यू दी गई है 50 हर्ट्ज। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप बताइए इसको लगाना कितना आसान है। बहुत आसान हो जाएगा, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। लगाते हैं, हल करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। IRMS का मान निकालना है। अच्छा, IRMS की अगर हम फार्मूले पर जाएंगे तो IRMS = V0/√2, ये हम लोगों को फार्मूला याद है गुरुजी। और इसमें सॉरी V0 कहाँ गया, I0, हाँ I know I0/√2। अब I0 सर कहाँ है, नहीं दिया हुआ है, I0 ही नहीं दिया हुआ है, कैसे मिलेगा भाई IRMS का मान, कैसे मिलेगा। अगर हमें I0 का मान मिल जाएगा तो ठीक है, तब तो लगाना आसान है। लेकिन एक बात और, हम एक फार्मूला और ओम के नियम से लगा सकते हैं। देखो यही है तरीका कि फार्मूले बहुत सारे हैं, जरूरत किस चीज की है, दवाएं बहुत सारी हैं। डॉक्टर को जरूरत इस बात की है कि इसको सर दर्द है तो पर्टिकुलर सर दर्द का ऐसी मेडिसिन दे इसका सर दर्द दूर हो जाए। अब पेट दर्द की दवा थोड़ी दे दोगे सर दर्द में, इसलिए ये आपके पास बढ़िया सी दवा है, 2 दवाएं हैं। ठीक है, अगर उसको बुखार के लिए देखें, टाइफाइड है तो भैया पैरासीटामोल भी है और कॉलपोल भी है, लेकिन कौन ज्यादा असरदार होगी। अगर टाइफाइड की बात करेंगे तो ये कॉलपोल वाली ज्यादा दवा असरदार होती है टाइफाइड में।
है ना, नॉर्मल फीवर में पैरासीटामोल। तो इस वजह से यहां पर वही आपके पास दो फार्मूले हो गए, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2। ओम चाचा के नियम से अगर हम बात करेंगे, ओम चाचा के नियम से, तो ओम के नियम से अगर फार्मूले की बात करेंगे तो V इक्वल टू आई आर होता है और I इक्वल टू V अपान में आर होता है, V अपान में आर होता है। इसलिए अगर वास्तविक मान की बात हो रही तो आई आर एम एस इक्वल टू V आर एम एस अपान में आर भी होगा। अगर ये दोनों फार्मूलों में हम देखें तो प्यारे साथियों, ये जो V का मान दिया गया है यही VRMS का भी मान होता है। दिमाग को तो चलाना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा। आलसी दिमाग मतलब शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर बोला जाता है। इसलिए दिमाग चलाओ, और दिमाग चलाना जिसको आ गया, जितनी चीजें पढ़े उसी चैप्टर में घुमा डालो, ठीक है, उसी चैप्टर में पूरा मंथन कर डालो कि क्या और क्या और क्या और क्या, स्टेप बाय स्टेप सोचते रहो। ये VRMS का मान है, ये फ्रीक्वेंसी इसकी आवृत्ति का मान है, ये प्रतिरोध का मान है। प्रतिरोध दिया गया, VRMS दिया गया, तो बताइए कौन सा सूत्र बढ़िया रहेगा, कौन सा सूत्र बढ़िया रहेगा? गुरुदेव आप यही वाला सूत्र लगा दीजिए, इससे हमें प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर सवाल में सूत्र लगाएंगे IRMS इक्वल टू VRMS बटे R, और इसका मान VRMS का कितना है तो बोलो 220 वोल्ट बटे R का मान रखते हुए हम इसे हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा? मात्रा क्या, ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो ने जीरो को खल्लास किया, जीरो ने जीरो को मारा, 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? अरे भाग देने की क्या जरूरत, सीधे 10 है ना, एक अंक बाद ऊपर दशमलव लगाने का, बोलो तो कितना आएगा? 2.2। और धारा का मान है तो धारा का मान एम्पियर में आता है। ये उत्तर रहा IR बराबर 2.2 एम्पियर। बोलो टारगेट बोर्ड की जय। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया कि नहीं? एकदम आसान प्रश्न था, लेकिन 2 नंबर लेके जाने वाला, दिला के जाने वाला प्रश्न था। एग्जाम में आया, ठोक डालो एकदम प्रश्न, कोई दिक्कत ही ना है, उड़ा देंगे प्रश्न को। और ऐसे ही प्रश्न कुछ बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल में मुझे दिक्कत है, डाउट में मुझे डाउट ऐसा बच्चों को कोई नहीं मिलता है। बहुत ये अच्छी बात है, आप सभी लोगों के डाउट इस प्रकार के आते हैं कि सर मुझे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ा रहे हैं सर, फार्मूले याद हो जाते हैं बट न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं, सर रिवीजन कैसे करें, सर मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट है। सवाल और क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, क्योंकि इतना लाइव में ही आपके साथ जो भी पूछते हैं उसका जवाब ही दिया जाता है। और वहां पे डाउट पे सही से जब लाइव में नहीं समझ में आएगा तो बताओ उसमें लिख के हम भेज देंगे तो कैसे समझ में आएगा, है ना। इस वजह से वहाँ हाँ ये डाउट आपके पूछने के जायज बिल्कुल रहते हैं कि सर नोट्स में हम पढ़ते हैं, याद नहीं हो रहा है, या नोट्स में ये चीज कम समझ में आई थी उसे बता दीजिएगा, तो हमें भी संदेश मिल जाता है प्रॉपर। कभी कमेंट मान लो नहीं पढ़ पाए तो उसमें भी मिल जाता है आपका क्वेश्चन। तो ये प्यारे बच्चों, कई बच्चों का कमेंट रहता है कि हमें सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहता हूं जो मैंने न्यूमेरिकल आपको बता दिया, आप पहले चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल बताएगा बहुत सारे, है ना, तो पहले चैप्टर के जाके न्यूमेरिकल लगाओ खुद से, आप देख के नहीं पहले हल करो। आप ना लगे तो मैंने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, देखो पैनल पीडीएफ में जाओ, न्यूमेरिकल में सारे सॉल्व हैं, देख लो कैसे सर ने सॉल्व किया है। ना समझ में आए तो वीडियो लेक्चर में चले जाओ, वही पैनल पीडीएफ के वीडियो लेक्चर में चले जाओ, आराम से देख। ये होता है तरीका पढ़ने का। फिजिक्स लेके बैठे, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें भाई, आज का मान लो बढ़िया आसान सा अगर वीडियो लेक्चर गया, एकदम सब कुछ समझ में आ गया, तो आपको रिवीजन ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, 10 मिनट में देखे खत्म। तो फिर आगे के जो 50 मिनट है, 1 घंटे अगर फिजिक्स के लिए आप सेल्फ स्टडी में दे रहे हो, तो 50 मिनट में पिछले चैप्टर का उठा करके न्यूमेरिकल लगाओ, डेरिवेशन लगाओ, और डेरिवेशन खुद से बनाने की कोशिश करो। नहीं बनना है, पैनल पीडीएफ देखो, नोट्स देखो, डेरिवेशन तो नोट्स में भी है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो पैनल पीडीएफ में मिल जाएंगे, जहां न्यूमेरिकल होगा लास्ट में जाकर के। ये पढ़ने का एक तरीका है, प्रोसेस है। सर आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सबका कमेंट पढ़ रहे हैं भाई, चश्मा क्यों लगाए हैं सर, सर्कल बर्थडे में मिल गया क्या चश्मा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ये ना समझिए, हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन कमेंट पढ़ने में मैं अपना समय जाया नहीं करता हूं। जो आपका बेहतरीन कमेंट होगा, पता कमेंट पढ़ लें, सर आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, सर आप बिना चश्मे के अच्छे लगते हैं, सर आप बहुत क्या, सर हम लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ, गुरुजी अब बताओ, हम डाउट पढ़ाएंगे ये वाला, हमें पता है कि जहां डाउट वो भी श्योर वाला डाउट। सर फिजिक्स आप फादर आनंद गुरुजी, सर आपका ग्लास पावर वाला है क्या ये चश्मा? अब नहीं बोलो, मैं कभी ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, इसी वजह से नहीं कमेंट पढ़ता हूँ, समझ लिया करो, ठीक है। मेरी एक आदत है, मैं कमेंट तभी पढ़ता हूँ जब सभी के कोई कमेंट पर डाउट होगा, और डाउट रहने देता नहीं हूँ, तो सीधे पढ़ाने पे फोकस होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी का ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन पे आते हैं। एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है? P = 484 वाट, आंसर भी आ रहा है। जरा देखते हैं, इसको लगाने का प्रक्रिया में हम शामिल होते हैं। क्या शक्ति निकालनी है, शक्ति P का मान निकालना है। देखो अब कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए है, लेकिन यहां पर देखो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, केवल R प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, केवल R प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो जो आपने शक्ति के फार्मूले पढ़े, ध्यान देना, बहुत गौर करने वाली बात है। ओम चाचा के नियम से दिष्ट धारा से भी संबंधित जो शक्ति का मान था वो P = V² अपान में R बराबर I² R, है ना, बराबर में VI था कि नहीं? लेकिन यहां पे एक और औसत शक्ति व्यय हम लोगों ने सीखी, P बार = VRMS × IRMS, बोले तो क्या IRMS × cos phi। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्यारे बच्चों जो cos phi दिया जाता है ये होता है गुणांक, ठीक है, शक्ति गुणांक। और ये शक्ति गुणांक जो है ये L परिपथ, C परिपथ, LC R परिपथ, L R परिपथ, C R परिपथ, इनके लिए प्रयुक्त होता है। जबकि R परिपथ में हम साधारण से ये फार्मूले भी लगा सकते हैं। तो बात करो फिर आए, है ना, आए आप फिजिक्सिस्ट है ना, तो कौन सा फार्मूला लगाना है? डॉक्टर
जैसे डॉक्टर बताए ना, एग्जांपल लो कि डॉक्टर लगाता है दवा, देता है सर दर्द की, उसके पास 3-4 प्रकार की दवाएं हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसको बुखार किस टाइप का है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि आपके पास एक मरीज आया, उसे टाइफाइड का बुखार है और आपके पास दवाएं बहुत सारी हैं, दवाएं बहुत सारी है। अब बात ये आती है कि सर आप उसे क्या देंगे, बताइए। आप एज ए डॉक्टर हैं, मैंने बताया अगर टाइफाइड का बुखार है तो एक कॉलपोल भी मेडिसिन आती है बुखार देने के लिए, बुखार को खत्म करने के लिए, और दूसरा पैरासीटामोल भी आता है। पैरासीटामोल हर बुखार के लिए कामयाब होता है, लेकिन कॉलपोल भी टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ज्यादा कारगर होती है। तो आप बताओ क्या देते हैं, आप कॉलपोल को डिसाइड करेंगे भैया ये ज्यादा अच्छा है, इसको यहाँ पर लगाइए, दवाएं बहुत सारी हैं, प्रोसेस सभी का वैसे ठीक वैसे यहाँ पर। अब इसको, अब यहाँ पर वही चीज आती है कि ये cos phi क्या होगा, आर परिपथ के लिए 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर वही चीज है कि आप उसी सूत्र से लगा लीजिए। तो जो आपको पता है, वीआरएमएस भी पता है, आईआरएमएस भी पता है, आर भी पता है, आर भी पता है, मतलब इन दोनों ही सूत्रों में, इन दोनों ही सूत्रों से आप हल कर सकते हो बच्चा पार्टी, इन दोनों ही सूत्रों से इसे हल कर सकते हो। जो भी इसे हल करना चाहता है इन दोनों सूत्रों से हल कर सकता है। चलिए मैं किसी एक सूत्र का प्रयोग करके हल कर रहा हूं। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, वीआरएमएस की वैल्यू पीछे देखिए कितनी है भैया, VRMS 220, IRMS निकाल लिया है वैल्यू। IRMS में दशमलव क्यों झंझट पाले, आइए सीधे सीधे 220 वोल्ट। मतलब एक दवा ऐसी है ना जिसमें पाउडर वाला है, फिर सिरप में मिला के घोल के पिलाना है, और एक ऐसी है कि सीधे घुली बुलाई आई है, लिक्विड पी जाओ। तो इस वजह से जो ढक्कन पाउडर मिलाना है, फिर सिरप बना के उसको घुमा के कायदे से, तब अच्छा, इसलिए है ना। बहुत अच्छे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं, सर मैंने बना लिया, बहुत अच्छी बात है। वी स्क्वायर मतलब 220 गुणे 220 बटे में आर, मतलब आर का प्रतिरोध का मान कितना दिया गया, 100, 0 ने 0 को 0 ने 0, सॉरी 2 ने मैंने काट दिया, 0 ने 0 को खलास कर दिया। P बराबर 22 गुणे 22, 22 गुणे 22, P बराबर 484, 484। ये हो गया प्यारे बच्चों सही जवाब। ठीक है, ये हो गया सही जवाब। चश्मा उस्मा देखो लगाने की मेरी आदत नहीं है, ये तो है ना। P बराबर VI से हल हो जाएगा, बिल्कुल हल हो जाएगा। V और I वैल्यू रख दो, हल हो जाएगा। तब VI से भी हल हो जाएगा, इससे भी हल हो जाएगा। VRMS भी पता है, IRMS भी पता है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हल हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आपके जवाब क्या आना चाहते हैं। कुछ चीजें अगर मैं छोड़ दे रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं अपने शिष्यों में, मैं अपने चंद्रगुप्त मौर्य में जो मगध है पूरा, इसमें खोजना चाहता हूं चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, चलो चलो प्यारे बच्चों, तो ये कुछ हम लोगों का सवाल होमवर्क वाला था, और हम लोगों के सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, बोले तो एकदम खत्म। आगे लेक्चर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कुछ अच्छे प्रश्न लगाते हैं। और भी देखो, ये प्रश्न है कि ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक के हैं। सबसे पहले बता दूं, एनसीईआरटी बुक में ज्यादा सवाल ही नहीं है, लेकिन जितने भी हैं हल करना है। चलो, तो एसी सप्लाई का शिखर मान 300 वोल्ट है, आरएमएस वोल्टता कितनी है, ये आंसर भी आ रहा है। चलिए इसे लगा लेते हैं। क्या कह रहे हैं भैया कि एसी सप्लाई का शिखर मान 300 वोल्ट है, मतलब वी नॉट इज इक्वल टू दिया गया है 300 वोल्ट। कह रहे हैं आरएमएस वोल्टता कितनी है, आरएमएस वोल्टता मतलब वीआरएमएस की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो भैया इसमें वीआरएमएस का वीआरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट जब दिया गया तो हम किसी और फार्मूले में क्यों जाए, वी नॉट बटे √2 हल कर लो। वी नॉट की वैल्यू 300 बटे √2 की वैल्यू √2 ही रहेगी, है ना। √2 की वैल्यू 1.414 ये लिख सकते। तो 300 बटे 1.41, 1.41, इसको भाग करके हल करेंगे, यही आपका आंसर आने वाला है। VRMS इज इक्वल टू 212.1 वोल्ट इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा 212.1 वोल्ट। इसको भाग करके देख लीजिएगा, इतना ज्यादा समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है, ये आप लोगों का भी काम है। 1.5 गुना है लगभग, चाहे भाई 2 अगर होता 2 से भाग दे देते तो सोचो कितना होता, 300 का आधा हो जाता 150, 150 तो नहीं है आएगा, तो 1.4 है लगभग में 212.1 वोल्ट आंसर आना ही आना है। ये ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन, ऐसे ही आपका पूरा एनसीईआरटी में सवाल है जैसा मैं बता रहा हूं। एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान IRMS दिया गया कितना, 10 एम्पियर है। कह रहे शिखर धारा कितनी आ रही है भाई, वी नॉट सॉरी आई नॉट की वैल्यू पूछ रहे हैं, आई नॉट बराबर बताओ। अब हम लोग जानते हैं कि IRMS को हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी आई नॉट बटे √2, तो इस सूत्र से आई नॉट बराबर मिलेगा √2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू IRMS, है ना। देखो ये स्पीड से लगाने वाले सवाल है, बहुत साधारण है भाई, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। पुट इन द वैल्यू इन फार्मूला एंड फाइंड द आंसर, पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर, एकदम आसान सा सवाल है। आई नॉट बराबर √2 इंटू IRMS की वैल्यू कितनी, बस हो गया। तो ये आई नॉट इज इक्वल टू 10 गुणे √2 की वैल्यू 1.414। अब देखो दशमलव लगा हुआ है, ये 10 से गुणा भी हो रहा है, तो ये दशमलव थोड़ा उधर खिसक जाएगा भैया, आई नॉट बराबर आ जाएगा 14.14। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये एम्पियर मात्रक जरूर लिख देना। शिखर मान हुआ तो क्या हुआ है, तो धारा ही ना, धारा का ही शिखर मान है, यही हो जाएगा इतना, इतना आंसर हो जाएगा। सर बी का मात्रक गलत है, कौन बी का मात्रक इसका देख लेते हैं। VRMS सही है 1 वोल्ट, IRMS सॉरी, अच्छा बहुत बढ़िया लाजवाब, बताए ना, कमेंट हम पढ़ते हैं बहुत बाद में, लेकिन पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं है, है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। इसे कहते हैं ब्यूटी, इसे कहते हैं वास्तविकता, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों का साथ, सपोर्ट। सपोर्ट मतलब वो तो दिखता ही है, तो दिखना भी चाहिए, पढ़ने में भी लगातार पढ़िया सर, कोई भी कंफ्यूजन हो सर यहाँ देखिए। और यही होता है आपका ध्यान खींचने का तरीका भैया, कहाँ मिस्टेक करते चलो खुद बताएंगे, जब साथ हो आपका तो क्या है ना, जब आपका साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गलत करते हुए चलेंगे, और ज्यादा थोड़ी बहुत, ये तो गलती वैसे जानबूझ के नहीं हुई थी, हाँ ये तो हो ही गई थी, लेकिन गलत करते जाओ, हमारे साथ सपोर्ट है इतने बच्चों का कि पूछो मत,
उड़ा देंगे एक एक सवाल को, है ना। ये भी हो गया, इसको भी खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 44 मिली हेनरी का एक प्रेरकत्व 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा गया है और धारा का परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है। चलो इसमें देख लो, पहले जो जो वैल्यू दी गई उसको लिखो। 44 मिली हेनरी का एक प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व को किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो सीधे सबसे पहले हल लिखें बढ़िया से शुद्ध हिंदी में, और इसके बाद लिखें दिया गया है प्रश्न में, दिया गया है क्या क्या दिया गया है प्रश्न में। तो लिखेंगे पहले तो एल बराबर दिया गया है 44 मिली हेनरी mh। अच्छा ये मिली हेनरी में दिया गया है तो इसको किस में कन्वर्ट करने का, बोले तो एकदम हेनरी में कन्वर्ट करने का। इसलिए L इज इक्वल टू 44 इंटू 10⁻⁻³ ये बन जाएगा हेनरी। आगे बढ़ते हैं 220, मतलब V इज इक्वल टू दिया गया है 220 वोल्ट। अच्छा जो V का मान दिया गया है ये वास्तविक वोल्टता है, इसलिए यही VRMS भी है। देन हेंस VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। एंड नेक्स्ट 50 हर्ट्ज भी दिया गया। इतनी सप्लाई की जो प्रत्यावर्ती वोल्टता जोड़ी गई है उसकी ये आवृत्ति है n बराबर f बराबर कितना, तो 50 हर्ट्ज दिया गया। परिपथ में धारा का RMS मान बताना है, IRMS बताना है, IRMS बताना है। बताओ कितना साधारण सा प्रश्न है और बखूबी हमको एक एक चीज पता चल गई। IRMS बताना है, कैसे निकालेंगे। अपने आप में ये चैलेंजिंग वाला लग रहा है, बट चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड बाय टारगेट बोर्ड स्टूडेंट्स, है ना। चैलेंज हमें एक्सेप्टेड है, चैलेंज एक्सेप्टेड बाय टारगेट बोर्ड स्टूडेंट्स। कितना भी चैलेंज खतरनाक हो एक्सेप्ट करेंगे। चलो भैया लगाओ, आओ आओ सर क्या बात कर रहे हैं, इस जैसे प्रश्न को हम लोग उड़ा देंगे, आपको जरूरत ही नहीं है, आप तो ब्रह्मास्त्र हैं, आप तो बाद में बुलाया जाएगा इस तरह के प्रश्नों के लिए। देखो प्यारे बच्चों IRMS निकालना है, ओम के नियम से अगर हम देखें तो VRMS बटे R होता है ना। लेकिन यहाँ L परिपथ है तो यहाँ परिपथ की प्रतिरोध की जगह XL होगा, प्रतिरोध की जगह XL होगा। बोलो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, यस गुरु जी। प्रतिरोध की जगह XL L परिपथ में आया था, सूत्र में पता करो, पढ़ाया था। V0 यहाँ V0 था, यहाँ I0 था। अगर RMS है तो यहाँ IRMS, तो यहाँ VRMS बटे XL। कोई दिक्कत नहीं, हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। IRMS इस सूत्र से, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू दी गई है 220 बटे, अच्छा VRMS में एक बार लिख ले रहा हूं और आपको समझाने के लिए कि XL की वैल्यू होगी ओमेगा L। अब ओमेगा होता है 2πf, तो F दिया गया है, L दिया गया है। इस वजह से प्यारे बच्चों मैं इस सूत्र में जा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत जरूरी नहीं कि इसी सूत्र में जाते हम IRMS बराबर I0 बटे √2 लगाते, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर कहीं पर I0 नहीं है धारा का शिखर मान, इसलिए परिपथ में धारा का RMS मान निकालने के लिए मुझे इस सूत्र में जाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि VRMS दिया गया और XL अगर नहीं दिया गया है डायरेक्ट तो उसके सूत्र में ओमेगा L वैल्यू में रख करके हमें मिल जाएगा। देखो कैसे, VRMS की तो वैल्यू चलो अभी लिख दो VRMS, और अब लिख रहा हूं ओमेगा की वैल्यू 2πfL, ओमेगा 2πf और L के मान F भी पता है, L भी पता है, पाई कांस्टेंट होता है, सब कुछ हो गया। IRMS बराबर VRMS कितना है 220 बटे 2πL F, 2 पाई की वैल्यू 1.14 लिख लो या 22/7 लिख लो, 22/7 गुणे F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 50 गुणे L की वैल्यू कितनी है, L 44 गुणे 44 गुणे 10 की घात -3 10 की घात -3। भैया मिली हेनरी ही था ना, मिली हेनरी 220 वोल्ट परिपथ में धारा का। हाँ चलो IRMS का मान निकालोगे इतने एम्पियर, इतने एम्पियर। अब देखो जब कैलकुलेशन की बात आई, अब कैलकुलेशन कुछ तुम लोग भी करो। मैं अगर कैलकुलेशन में ज्यादा समय बताऊंगा, मुझे लगता है कि मैं अगर आपको, सभी बच्चे ये कहते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आता कि फार्मूला क्या लगाना है। अगर मैं फार्मूला बताते हुए आपको इस स्टेप तक ले आ रहा हूं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी कुछ चीजें उसको मतलब हल करने का प्रयास करें। यही आपका एक तरह से होमवर्क हो गया, इसका ये आपका होमवर्क हो गया। क्या करके लाना है, सॉल्व करके 15.9 एम्पियर लाना है। आसान है, 22 से 22 को काट देना, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 10 की घात -3 ऊपर जाके कुछ हद तक मैं हल कर दे रहा हूं। IRMS बराबर 22 ने 22 को मार दिया, ऊपर 7 गया, 7 गुणे ये ऊपर 1 जीरो बचा हुआ है ना, तो 10 वो 1 जीरो नहीं, 1 जीरो जो बचा हुआ है, सुनिए अभी सुनिए, मैं ये कर रहा हूँ IRMS बराबर, आप जो वैल्यू काट रहा हूँ ध्यान से देखो, 22 से 22 कटा और ये 0 से 0 कटा, 7 पलट के ऊपर जा रहा है, ठीक है, 7 पलट के ऊपर जा रहा है, तो 7 ये 7 गुणे ये 10 की घात -3 ऊपर जा रहे हैं, तो प्लस के 10 की घात 3 और कुछ तो ऊपर जा नहीं रहा, बटे में ये 2 गुणे 7 तो ऊपर चला ही गया, 5 गुणे 44 आप देखो 10 की घात -3 तो ऊपर चले गए क्योंकि प्लस का 3 बना लिया, 10 की घात हो गया, ये 5 दूनी 10 क्या बनेंगे 10 अगर ये 5 और 2 का गुणा 10 आएगा तो इसकी एक घात कम हो जाएगी, अर्थात बचेगा 7 गुणे 10 की घात 2 बटे में कितना, ये 5 दूनी 10 तो हट गया, केवल ये 44, ये बन जाएगा 700/44। इसको हल कर लो भैया, 2 से हल करेंगे 350 बटे में ये 22, फिर 2 से हल करेंगे तो ये 175 आ जाएगा, 175 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। हल कर लो, सब तो बता दिए, अब क्या भैया 17 है, 11 से भाग दोगे तो 11 एक कम 11 6 बचेंगे, 5 बच जाएगा, 11 छके 66, तो लगभग इतना ही आ जाएगा, सॉरी 66 ज्यादा हो जाएगा, 65 बचेगा ना। यहाँ पर देखो इसको भाग दो तो 11 एक कम 11, 17 में 11 घटे 6 बचे, तो ये 65 बन जाएगा। अब जब 11 छके 66 तो 6 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे, 11 25 55, 10 हम लोग लगाओ, अब ये बचेगा यहाँ पर 10,
दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा दो, 100 बन गए, 13 या 99, 15.9 एम्पियर इसका आंसर आ गया। तो एक कैलकुलेशन मैंने देखो यहाँ पर कर दिया है। हो सकता है इसी तरह के और आगे सवाल हो, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक निवेदन है कि भाई इस तरह का अगर कैलकुलेशन आ जाए तो खुद से प्रैक्टिस करके थोड़ा सा हल करने का प्रयास जरूर करना। तो ये IRMS का मान आ जाएगा इतने एम्पियर, ठीक है, 15.9 एम्पियर। सर पाई का मान 22/7 होता है? जी हाँ, पाई का मान 22/7 भी होता है और पाई का मान 3.14 भी होता है। जरूरत यह है कि आप किस तरह सुविधा अनुसार हल करना चाह रहे हो ना। जैसे यहाँ 22/7 रखने का कारण क्या था, क्योंकि ऊपर हमें 22 दिख गया, इस वजह से 22 से 22 कट जाता है, इस वजह से 22/7 रखा। अगर कहीं पर कोई वैल्यू 3.14 या 314 ऊपर मिल जाता, यहाँ फिर हम 3.14 ही रखते, क्योंकि उससे वो वैल्यू कट जाती है आसानी से। इसलिए ध्यान रखें कि आप उपयोगिता अनुसार क्या रखना है, ठीक है, दशमलव में डायरेक्ट बदल के भी वैसी स्थिति में वैसा रखा जाता है, ठीक है। ओके सर जी, मैं कसम खा रहा हूं कि मैं कुछ डाउट भी रहेगा तो नहीं पूछेंगे। आपसे बहुत दिन से पूछ रहे हैं, डाउट नहीं क्लियर हुआ। अच्छा भाई, ऐसी क्या बात हो गई। एक पूरे चक्र की अवधि में परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है? एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, इसी से संबंधित पूछ रहे हैं क्या? ठीक है, अब किसी पूरे चक्र की अवधि में परिपथ में नेट शक्ति कितनी अवशोषित होती है? अब देखो, नेट शक्ति परिपथ में अगर बात करेंगे तो नेट शक्ति जो होती है वो कितनी, P बार बराबर 0, क्योंकि ये कौन सा परिपथ है, कौन सा परिपथ है, प्रेरकत्व वाला परिपथ है। और प्रेरकत्व परिपथ में हम नगण्य प्रतिरोध मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? नगण्य प्रतिरोध, नगण्य प्रतिरोध, नगण्य प्रतिरोध। इसमें प्रेरकत्व परिपथ में, प्रेरकत्व परिपथ में, परिपथ में नगण्य प्रतिरोध। इसलिए प्यारे बच्चों पूरा जो औसत शक्ति होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। क्यों? क्योंकि यह प्यारे बच्चों एल परिपथ की बात हो रही है। एल परिपथ में प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व होता है, प्रतिरोध नहीं। इसमें प्रतिरोध नहीं होता, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध नहीं है। तो औसत शक्ति क्या होगी? अरे भैया P बराबर है V स्क्वायर आई आर कह लो, P बराबर आई स्क्वायर आर कह लो, R बराबर 0 रखो, P बराबर 0। मतलब प्यारे बच्चों प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCR परिपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति इतनी 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 है, कारक कितना है? परिपथ का गुणता कारक कितना है? ये जो लिखा हुआ है इसमें लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे। ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, गुणता कारक कितना है, गुणता कारक कितना है। चलो इस प्रश्न को भी लगा ही लेते हैं। श्रेणी LCR परिपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ओमेगा की वैल्यू दी गई है, L बराबर 2 हेनरी, C बराबर 32 माइक्रोफैरड। लिख लिया जाए ना, लिखने में क्या हर्ज है सर, इतनी देरी किस बात की लिखने में। तो लिखेंगे प्यारा सा हल दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है। जो जो प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है उसको लिखने का प्रयास करें, उसे लिखें। क्या क्या चीजें वैल्यू प्रश्न में दी गई हैं। LCR सर्किट है, सबसे पहली बात। अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा ज्ञात करना है। चलो भाई, ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, L बराबर 2 हेनरी, L बराबर 2.0 H मतलब 2 हेनरी, इसका मतलब हुआ। C बराबर दिया गया है 32 माइक्रोफैरड, तो 32 माइक्रोफैरड को हम लोग बदल लेंगे C बराबर 32 गुणे 10 की घात -6 फैरड में। उसके बाद R बराबर दिया गया है 10 ओम, तो R बराबर 10 ओम हो गया। परिपथ का गुणता कारक का मान कितना होगा? सर चश्मा क्यों उतार दिए? अब देखो, अब आप लोगों को ये मैसेज आने लगा कि चश्मा क्यों उतार दिए। हाँ बताओ, चश्मा क्यों उतार दिए? हाँ चश्मा क्यों उतार दिए, है ना। चलो चश्मा वैसे भी लगा लें, लाइट आगे पड़ रही है, पानी भी पी लें। सर गुणता कारक क्या होता है? गुणता कारक प्यारे बच्चों शक्ति गुणांक का उल्टा, इसे Q से लिखते हैं और ये होता है Z अपान में R या XL अपान में R, जो भी प्रतिरोध के लिए रहेगा दूसरा। जैसे यहां पर प्यारे बच्चों अभी ये जो सवाल लगाए, प्रतिरोध होता नहीं, और इसमें क्या होता है, ग्राफ किस प्रकार बनता है, ये प्यारे बच्चों π/2, ये VL और ये धारा, धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के बीच कलांतर कितना, कलांतर कितना, π/2 का। अगर हम P एवरेज, इसका सूत्र ऐसे भी लगा सकते हैं भैया, VRMS इंटू IRMS और इंटू का cos φ। ये क्या है, शक्ति गुणांक होता है, और φ यहाँ पर कितना, π/2, तो ये VRMS इंटू IRMS इंटू cos φ, cos π/2, कलांतर कितना हो जाएगा। बात समझ गए? तो प्यारे बच्चों ये कलांतर वो होता है शक्ति गुणांक, और ये होता है गुणता कारक, इसी का अपोजिट। अब अगर हम यहां पर, क्योंकि शक्ति गुणांक का सूत्र होता है cos φ इक्वल टू होता है R अपान में Z, R अपान में Z, क्लियर। XL बाई R यहां पर हल करिए, हल करिए, अब हल करना शुरू कीजिए। तो गुणता कारक बाद में निकालिएगा, पहले आप कोणीय आवृत्ति ओमेगा ज्ञात कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर कौन सा परिपथ है, LCR परिपथ है, LCR परिपथ है। तो कोणीय आवृत्ति क्या होती है,
कोड़ी आवृत्ति क्या होती है? भाई फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, कभी हम फोन जल्दी उठाते नहीं है, लेकिन ऑफिस से रिलेटेड ही सर का फोन था इस वजह। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भैया? कोड़ी आवृत्ति होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। हल करने पे याद करो ओमेगा बराबर आया था अंडर रूट 1/, में ये क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर 1/, में अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू कितनी है? 2 है, इनटू हेनरी है ना, मिली हेनरी तो नहीं है, हाँ ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है? 32 गुणे 10 की घात में कितना? -6। 10 की घात में -6। प्यारे बच्चों अब इसको हल कर लो, 32 दूना 64 हो जाएगा, 1/√64 गुणे 10 की घात -। आपको पता है 10 की घात -6 अंडर रूट ऊपर जाकर के प्लस के भी बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10 की घात 3 का होल स्क्वायर रहेगा, वो बाहर आ जाएगा 10 की घात 3 बटे ये 64 को बाहर करेंगे तो 8 मिलेगा, मतलब 1000/8। 1000/8 आंसर कितना आ रहा है? ओमेगा 125। अरे भाई कैसे हो रहा है? 32 दूना 64 तो सही है, 2 दशमलव है। हाँ चलो हल कर लेते हैं। हाँ देखो भाई 2, हाँ 8 से कट जाएगा ना, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 कह रहे हैं, 8 एकम 8, 2 गया तो 8 दूनी 16, 40 गया, 8 पंचे 8 5 8 32 8 पंचे 40, तो ये आ गया ओमेगा बराबर 125 रेडियन प्रति सेकेंड। भाई कोड़ी आवृत्ति का मात्रक नहीं भूल जाना, ठीक है? कोड़ी आवृत्ति है, अगर केवल आवृत्ति तो उसका मात्रक हर्ट्ज, उसका हर्ट्ज को बोलते हैं प्रति सेकंड। हर्ट्ज जो लिखा होता है, जब भी कभी हर्ट्ज दिया रहेगा एन या एफ का मान लिख करके, तो वो होता है हर्ट्ज, उसका मात्रक बोलते हैं प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। लेकिन रेडियन प्रति सेकंड ये कोड़ी आवृत्ति है, ओमेगा का मान है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न लग रहा है और लंबा प्रश्न है। एलसीआर परिपथ में, देखो भैया चश्मा उस्मा लगाते नहीं, आज ऐसे ही रखा हुआ था तो लगा लिए, ठीक है? आप लोग ना बताइए, चित्र में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ प्रदर्शित है, इसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट के 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। एल बराबर 5 हेनरी, सी बराबर 80 माइक्रोफैरड, आर बराबर 40 ओम। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। एलसीआर परिपथ जैसे पढ़े थे ठीक वैसा ही दिख रहा है। प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल में आप लोग बस अगर जितने कॉन्सेप्ट सिखाए गए वो आपके दिमाग में बसे हुए ना, तो न्यूमेरिकल लगाना आसान होता है, याद रखें इन बातों को। पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि स्रोत की वह आवृत्ति ज्ञात कीजिए, अर्थात एन या एफ। अगर कोई आवृत्ति बोल देता तो कोई आवृत्ति होती है ना, तो वह आवृत्ति ज्ञात करें जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। तो एक आंसर 8 हर्ट्ज आया है, देखो यही आ गया। एन या एफ की आवृत्ति क्या होगी? प्रति सेकंड, मात्रक क्या होगा? प्रति सेकंड होगा, और प्रति सेकंड को हर्ट्ज भी बोलते हैं। कोड़ी आवृत्ति नहीं बोल देता तो ओमेगा की बात कर रहा, अनुनाद उत्पन्न करें। दूसरा कह रहे हैं कि अनुनाद पर प्रतिपथ की प्रतिबाधा तथा धारा का आयाम, धारा का आयाम मतलब I0 और प्रतिबाधा मतलब जेड का मान, ये निकाल, प्रतिबाधा जेड का मान भी निकालना है। अच्छा, परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवांतर आरएमएस के मानों को ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर एलसी संयोग के सिरों पर विभवांतर 0 है, एलसी संयोग के सिरों पर विभवांतर 0 है, यह भी दर्शाना है। चलिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, लेकिन एक ही प्रश्न में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिल जाएंगे, लगभग 5 से 6 सवाल एक ही सवाल में कंप्लीट हो जाएंगे। आइए इस तरह के प्रश्न को लगाने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है? चलो जो चीज पहले दी गई है अपना सॉल्यूशन बढ़िया सी हेडिंग या हल लिखो, कोई भी चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या दिया गया है? दिया गया है प्यारे बच्चों, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है बाबू? दिया गया है एलसीआर परिपथ में एल बराबर 5 हेनरी, सी बराबर 80 माइक्रोफैरड और आर बराबर 40 ओम, और आवृत्ति परिवर्ती आवृत्ति जो दी गई है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए वो 230 वोल्ट की आवृत्ति वाला वोल्टता जोड़ी गई है। तो मतलब वोल्टेज का मान दिया गया है 230 वोल्ट, वी बराबर 230 वोल्ट, इसको वी आरएमएस भी बोल सकते हैं, वी आरएमएस इक्वल टू 230। नेक्स्ट देखो, एल बराबर 5 हेनरी, एल बराबर 5.0 हेनरी, सी बराबर 80 माइक्रोफैरड। अच्छा 80 माइक्रोफैरड है कि फैरड है? 80 माइक्रोफैरड है, इसको बदल लो फैरड में, सी इक्वल टू 80 गुणे 10 की घात -6 फैरड कर लीजिए। इनटू का देखिए प्यारे बच्चों क्या, आर ये 40 ओम दिया गया, आर बराबर 40 ओम, तो आर बराबर 40, आर बराबर 40 ओम दिया गया है। अब प्यारे बच्चों इसे लगाना तो आसान हो जाएगा। सर क्या यही सिलेबस, यही चीजें क्रैश कोर्स में ही चलेंगी? देखो बिल्कुल सिलेबस थोड़ी ना अलग पढ़ाया जाएगा, क्रैश कोर्स में बस ये होगा कि हम केवल महत्वपूर्ण बातों पर ही चर्चा करेंगे। वहां पर इस तरह से फुल्ली सिलेबस नहीं चलेगा कि ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं छोड़ना, ऐसी भी हेडिंग पढ़ लो, जरूरत देता है, कॉन्सेप्ट है, पढ़ लो, समझ लो। यहाँ तो हर एक विस्तृत व्याख्या होती है, लेकिन क्रैश कोर्स में व्याख्या विस्तृत होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बस प्रश्नों की जो आपके बिहार बोर्ड में बस पूछे जाएंगे, ठीक है? यहाँ तो विस्तृत पढ़ रहे हो कि आप जेईई की एग्जाम देना चाहते हो, आप नीट की एग्जाम देना चाहते हो, आप पॉलिटेक्निक की एग्जाम देना चाहते हो, आप एनडीए की एग्जाम देना चाहते हो, तो इसमें तो सभी प्रकार के बच्चों का लाभ है ना, कि आगे जब तैयारी करोगे तो कुछ बेस मजबूत रहेगा। इस वजह से पढ़ाई की जाती है। अरे भाई पढ़ने का अर्थ क्या है? अगर आप वर्ष भर मेहनत कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि टॉपर बनने के लिए ही मेहनत की जाती है, टॉपर बनने के लिए तो एक कह सकते हैं बस अपने खुद को मोटिवेट रखने का एक तरीका है, बाकी पढ़ना आपको सब कुछ है। वो आगे के उद्देश्यों को, टॉपर ही कभी बहुत कम सुने होंगे, बहुत बड़ा टॉपर था तो वो जाके कहीं पर
हासिल किया है, मुकाम हासिल किया है। बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, इन लोगों के देखेंगे तो क्लास के पीछे बैठते थे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम हो, क्या है, ये लोग पीछे बैठते थे। और बिल गेट्स ने अपने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, एलन मस्क ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, पढ़ते लिखने में मतलब छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, दूसरी फील्ड में चले गए, सेक्टर में चले गए, वहां पर मन लगा। लेकिन पढ़ाने का मतलब ये पढ़ाई छोड़ देने का मतलब ये नहीं हुआ, उन्होंने किताबें अपने स्वयं अध्याय करने में लगा दिया, खुद से पढ़ने लगे। एलन मस्क की बायोग्राफी में देखेंगे जो उनकी लाइफ स्टाइल, एक दिन में 2-3 पूरी किताबें खत्म करने का रिकॉर्ड है उनके पास, ठीक है। खुद से पढ़ते थे, चाहे बीएससी एमएससी सब, क्योंकि उनको करने में टाइम लग रहा है। आप 12th करने के लिए कितने साल में पढ़ रहे हो? 2 साल पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर पढ़ते हो, 11th पढ़ते हो, फिर 12th पढ़ते हो। अब बताओ इंटरमीडिएट की परीक्षा, मतलब तो पहले तो 11th और 12th मिला करके हम लोग के टाइम में दोनों को मिला करके दूसरे साल परीक्षा होती थी। जैसे अब आप लोगों का 12th का एग्जाम होगा 2025 में, तो उसमें यही साल का पूछा जाएगा 11th तो पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े, छोड़ देते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था, 11th भी 50% और 12th भी 50%, अर्थात इंटरमीडिएट की एक फाइनल एग्जाम होता था, 11th का पूरा और 12th का पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है, कंप्लीट आपका एग्जाम होना है। तो प्यारे साथियों, वैसा ही उनको लगा कि भैया 2 साल में हम इतना पढ़ रहे हैं, चलो हटाओ पढ़ाई छोड़ो, पहले किताबें पूरी पढ़ डालो, क्योंकि हमें डिग्री से कम मतलब है, हमें अपनी योग्यता जल्दी से बढ़ानी है, इसलिए कह सकते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, इस वजह से करते हैं। सर क्वेश्चन भी ला दीजिए, हम यूपी बोर्ड से हैं सर। यूपी बोर्ड का तो काफ़ी सारा मटेरियल मेरे पास भी रखा भी है, अभी भी रखा हुआ है। सीबीएसई बोर्ड का भी आपको मटेरियल मेरे पास मिल जाएगा, क्योंकि पहले भी पढ़ाए, मतलब सीबीएसई और यूपी, ज़्यादा यूपी बोर्ड ही पढ़ाते थे, तो इस वजह से वो सब मटेरियल रखा हुआ है, बोल देंगे, बता देंगे आप। वैसे सब ऐसे ही आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होएगा। चलो हल करो बच्चों, ज़्यादा समय ना लीजिए, बातों में ज़्यादा समय नहीं रखा है, पहले इसको हल करिए। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने किताबें को अध्ययन किया, केवल पढ़ते रहे, है ना। चलो बताइए भाई, इसको हल करें कि 230 वोल्ट दिया गया सी। अच्छा हाँ, पहले तो देखो ना क्या ज्ञात किया गया। ए में स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। वैद्युत अनुनाद क्या था? वैद्युत अनुनाद के लिए ओमेगा बराबर वही सूत्र लगाएंगे भैया, ए ऑप्शन ज्ञात करना है। कह रहे हैं आवृत्ति बताओ। अब अनुनादी आवृत्ति के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र याद करो। अनुनादी आवृत्ति एक्सएल बराबर एक्ससी से हल करके निकालते हैं, है ना। तो वहां पर क्या आता है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अनुनादी आवृत्ति सूत्र ओमेगा नहीं, सॉरी आवृत्ति है ना, एफ बराबर या एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अनुनादी आवृत्ति ओमेगा बराबर 1/√LC से ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ बराबर √LC। 2 पाई को उधर भेज दो तो एफ बराबर 1/2 पाई √L। हल कर लो, इसको हल कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा 1/2 पाई, अभी 2 पाई लिख दे रहे हैं या लिख दे रहे हैं 22/7 पूरे अंडर रूड LC। एल की वैल्यू कितनी 5 हेनरी, तो 5 लिखो। सी की वैल्यू कितनी 80 पूरे कितना 10 की घात -6, 10 की घात -6। तो हल कर लो, ठीक। वैसे ही 8 5 40, ये भी 400 बन जाएगा। 400 का एलसीएम कितना आएगा? 400 का एलसीएम कितना आएगा? 400 का एलसीएम आएगा 20, है ना, 20। तो एलसीएम, सॉरी एलसीएम कह रहे हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 1 बटे ये 2 गुणे, अच्छा 7 को ऊपर भेज दे, चलो 7 ऊपर 7 भेज दिए, ये 7 ऊपर भेज दिए हैं, 2 गुणे 22 गुणे। ध्यान देंगे ये प्यारे बच्चों, जो 5 और 80, 8 5 40, 400 होगा, और 400 का एलसीएम आएगा, सॉरी अंडर रूट स्क्वायर रूट आएगा 20, और ये 10 की घात -6 पलट के ऊपर सब जाएंगे, 10 की घात 3 का होल स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, 10 की घात 3 बचे। अब इसे हल कर लो, आप इसे हल कर लो, ठीक है। ये बन जाएगा, देखो ये 1 0 से कटेगा तो ऊपर बचेगा 10 की घात 2 ही, अर्थात 700 बटे बचेगा, ये 2 दूनी 4, 22 चौक 88, 22 चौके 88। इसको आप एफ 700 बटे 88 इसको हल कर लीजिए। ज़्यादा दिक्कत है 2 से भाग दे दीजिए, 350, ये 44, फिर ये 175, ये 22, ठीक है, ये 22। तो प्यारे बच्चों, अभी से आप भाग दे करके वैल्यू कितनी आ रही है, भाग देकर आंसर निकाल लीजिए। 8.0 हर्ट्ज, मतलब 8 हर्ट्ज के लगभग बराबर आ रही है। तो भैया अगर हम 20 का गुड़ा किससे प्यारे बच्चों करेंगे? 20 का गुड़ा 8 से करेंगे तो 2 8 16, लगभग 160 के बराबर, ध्यान दो। और फिर 2 का गुड़ा अगर 8 से करेंगे तो 2 8 16, मतलब अगर हम 22 गुणे 8 करते हैं तो प्यारे बच्चों 176 आता है, और ये 175 आ रहा है। मतलब आंसर हमारा ऐसा आ रहा होगा कि 7 हमारा आंसर आ रहा होगा 7.9 कुछ करके, या 7.8 कुछ करके आंसर आ रहा होगा, इसीलिए उसे 8 मान लिया गया। आंसर आपका होगा एफ बराबर 8 हर्ट्ज, ठीक है, याद रखेंगे 8 हर्ट्ज, यही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हल करना आसान है, हल करना आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी इसी के बहुत सारे पार्ट हैं, ना, बी पार्ट, इसी का बी पार्ट। अब इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में पूछा गया है, रिमोट कहाँ गया? बी पार्ट में क्या पूछा है, चलो जल्दी से देखते हैं सवाल में। बी पार्ट में क्या पूछा है कि अनुनाद परिपथ की प्रतिबाधा तथा धारा का आयाम कितना है? प्रतिबाधा बताओ और धारा का आयाम बताओ। चलो इसका मतलब यहाँ पर पूछा गया है प्यारे विद्यार्थी जी, परिपथ की प्रतिबाधा जेड का मान बताओ और आयाम का मान बताओ। आयाम मतलब धारा का आयाम ना, तो I0 का मान बताइए, I0 का मान बताइए। चलो प्यारे बच्चों, हल करना कोई कठिन काम नहीं है, जब मन में बिठाए ही हुए हैं कि हल करना है। LCR परिपथ है, LCR परिपथ के लिए फिर आपको पता है परिपथ की प्रतिबाधा निकालने के लिए जेड बराबर
जेड के दो सूत्र हो सकते हैं, कौन कौन से? जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, एक सूत्र ये होगा। दूसरा, जेड बराबर अगर एक्ससी बड़ा होता तो आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इन्हीं दोनों में कोई सूत्र लगेगा, इन्हीं दोनों में कोई सूत्र लगेगा, या तो ये या तो ये, दोनों में कोई एक लगेगा। लेकिन पहले उसके लिए हमें ज्ञात करना होगा कि एक्सएल बड़ा है कि एक्ससी बड़ा है, एक्ससी बड़ा है कि एक्सएल बड़ा है, वो आपको पता करना होगा। इसके लिए हमें बोल्टता की भी जरूरत पड़ेगी, अर्थात वीएल और वीसी, वीएल और वीसी के मान पता करने होंगे, वीएल और वीसी के मान पता करने होंगे। इसी वीएल और वीसी के मान पता करने के लिए ही एक्सएल और एक्ससी की हमें जरूरत है, एक्सएल और एक्ससी की हमें जरूरत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक्सएल और एक्ससी का पहले मान निकालते हैं, फिर अधिकतम बोल्टता तो निकाल ही लेंगे। चलो, तो एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल होता है। क्या ओमेगा की वैल्यू प्यारे बच्चों दी गई है? क्या ओमेगा की वैल्यू दी गई है? ओमेगा 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 ना, ओमेगा तो नहीं दिया गया है, लेकिन ओमेगा हम यहां से निकाल सकते हैं 2 पाई टोटल, है ना। देखो कितना आसान है भाई, यहां पर ये ओमेगा इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी है। अगर यहां पर प्यारे बच्चों ओमेगा की वैल्यू निकालते तो 1 अपान अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी थी? 5 थी, अंडर रूट 5 इंटू सी की वैल्यू 80 गुणे 10 की घात माइनस का 6। अब देखो वही चीज, 8 5 40, 400, 400 का 20 बटे में 20 नीचे, ऊपर 10 की घात 3 ऊपर, मतलब 1000 बटे 20 आ जाता, 20 पंचे 100, 50 आ जाएगा। अर्थात प्यारे बच्चों ओमेगा बराबर होगा, अगर यहीं पर पूछ लेता तो ओमेगा बराबर 50 हर्ट्ज आवृत्ति आएगी। ओमेगा बराबर कितना आएगा? 50 हर्ट्ज आवृत्ति आएगी। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 50 हर्ट्ज। ओमेगा बराबर मैंने निकाल लिया है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 50 हर्ट्ज, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। 50 हर्ट्ज इंटू एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू देखो दी गई थी 5, ये आ गई। एक्सएल बराबर आ गया 250, 55 25 250 ओम, यही एक्सएल की वैल्यू हो गई, एक्सएल की वैल्यू हो गई। एक्ससी चलो निकाल लेते हैं, एक्ससी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान ओमेगा सी। तो एक्ससी बराबर 1 अपान में ओमेगा कितना है? 50 है। सी कितना है? सी दिया गया भैया, ये देखो 80 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो 80 गुणे 10 की घात माइनस 6, इसे हल कर लो। देखो 10 की घात माइनस 6 ऊपर जाएंगे प्लस के 6 बन जाएंगे, तो एक्ससी बराबर 10 की घात प्लस के 6 बटे कितना? 8 5 40, मतलब ये हो जाएंगे 4000। ये कितने हो जाएंगे? 4000 हो जाएंगे। देखो ऊपर 10 की घात 6 है तो ये 3 जीरो कट करके ऊपर 3 ही बचेगा, अर्थात 1 2 3 3 जीरो बचेंगे और ये बचेगा बटे में 4। इसको भी 1000 को 4 से भाग देंगे तो प्यारे साथियों एक्ससी बराबर 250 ही आएगा भैया। 1000 मतलब 1000 ग्राम है, उसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 ग्राम आएगा, सीधा बात है। ये प्यारे बच्चों एक्ससी बराबर 250 ओम, मात्रक नहीं भूलिएगा ओम, क्योंकि चाहे प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात हो, चाहे धारतीय प्रतिघात हो या प्रतिरोध हो, सबका मात्रक नहीं होता। आसान है कि नहीं प्यारे बच्चों? आसान है, समझने की तो कोशिश करो। क्लियर? वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर ये बात समझने वाली ये है कि आपको अब एक्ससी पता है, एक्सएल पता है, तो ये निकालना। जब एक्सएल बराबर एक्ससी है, यहां पर क्या मिला? यहां एक्सएल बराबर एक्ससी है, अर्थात यह एक अनुनादी परिपथ है। कैसा परिपथ है? यह एक अनुनादी परिपथ है, यह एक अनुनादी परिपथ है। और अगर अनुनादी परिपथ है तो इस दशा में प्रतिबाधा किसके बराबर होती है? प्रतिरोध के बराबर। अर्थात जेड बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है? देख लो, प्रतिरोध दिया गया है ना, आर बराबर 40 ओम, अर्थात प्रतिरोध बराबर 40 ओम। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान था। इसके बाद क्या पूछा है? इसके बाद पूछा है आई नॉट का मान बताओ, आई नॉट का मान बताओ। तो हम कह सकते हैं आई नॉट का मान कैसे निकलेगा? आई आर एम एस बटे अंडर रूट 2 से निकालोगे, हाँ, या वी नॉट इंटू आर से निकालोगे? वी नॉट दिया गया, वी आर एम एस दिया गया है, वी आर एम एस दिया गया है, आर दिया गया है, ठीक है, और कुछ दिया गया नहीं, तो निकाल लो भाई आई नॉट के लिए। चाहे ओम के नियम में चले जाओ, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बटे आर, वी नॉट बटे जेड होगा यहाँ पर जेड। अच्छा वी नॉट का मान पहले लेकिन निकालना पड़ेगा भाई आपको। यहाँ आई नॉट के लिए, आई नॉट के लिए अगर हम आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बटे आर या वी नॉट बटे जेड से ऐसे लगाएं, जेड जो कि आर के बराबर है, तो वी नॉट की वैल्यू के लिए हमें निकालना पड़ेगा वी आर एम एस का मान, अर्थात वी आर एम एस इंटू अंडर रूट 2। भैया वी नॉट की जगह, वी नॉट की जगह हम पूरा वी आर एम एस में परिवर्तित करके वैल्यू लिख सकते हैं भाई। वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बटे अंडर रूट 2 होता है ना, तो अंडर रूट 2 का गुणा इससे होगा कि नहीं? हाँ, तो यहीं पर वही बात हो रही, बटे में जेड, और जेड बोले तो किसके बराबर है? बात समझ में आई? अब आगे बढ़ जाओ। आई नॉट बराबर वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 230 है, जो कि उसका वास्तविक मान होता है, बटे अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 बटे में, इसे हल करना ये आपका काम है। इतने एम्पियर आंसर ये आ रहा है 8.1 एम्पियर, ठीक है, हल कर लेना। आंसर में मिस्टेक भी हो सकता है लेकिन आप इसे हल कर लीजिए, ठीक है। चलो अच्छा, अभी ये बी पार्ट हुआ ना, सी पार्ट थोड़ा सा काम खुद से भी कर लो बच्चा पार्टी। सी पार्ट क्या है कि परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों के विभवांतर आरएमएस मानों को ज्ञात कीजिए। मतलब वी आर का भी मान ज्ञात करना है, वीसी का भी मान ज्ञात करना है और वीएल का भी मान ज्ञात करना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है,
VL VC IRMS निकाले, अच्छा IRMS निकाले हैं, अभी IRMS नहीं निकाले, चलो कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पर इस प्रश्न में कह रहे हैं कि VL बराबर बताओ, R बराबर बताओ और VC बराबर बताओ। जो तीनों अवयव लगे हुए हैं उनके सिरों का विभवांतर बताओ। तो चलो पहले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर उनके क्या बताए हैं, क्या पूछे हैं? तीनों के सिरों में विभवांतर के RMS मानों को बताओ। मतलब वही RMS मतलब वास्तविक मान, अर्थात VR का मान बताना है। तो VR बराबर क्या होगा, IR, और I नॉट R नहीं लिखना, IRMS R, IRMS इंटू R। अब IRMS निकालना होगा। वैसे VL बराबर क्या होगा, VL के बराबर होगा IRMS इंटू XL होगा। PC बराबर क्या होगा, IRMS इंटू XC होगा। देखो सूत्र पहले जानना जरूरी है, जरूरत, क्योंकि जब आपको सूत्र पता लग जाएगा तो आपको यह पता लग जाएगा कि हमें जरूरत किस चीज की है। जरूरत एक्सेल की, XC सॉरी IRMS की पहले पड़ रही है, क्योंकि एक्सेल पता हो गया है, XC पता हो गया है, R दिया गया है, IRMS ज्ञात करना है। और IRMS ज्ञात करने के लिए आपके पास I नॉट की वैल्यू है, I नॉट की वैल्यू है, या फिर IRMS के लिए VRMS की वैल्यू है, Z की भी वैल्यू है। ओम के नियम से आप IRMS निकाल सकते हो, चाहे I नॉट वाले में जाओ, ओम के नियम से आप दोनों सूत्रों से निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं ये IRMS निकालने के लिए I इक्वल टू V अपान में R, तो VRMS बटे R ये सूत्र लगा रहा हूँ। आप ये सूत्र भी लगा सकते हो, I नॉट इक्वल टू IRMS इक्वल टू I नॉट बटे अंडर रूट 2, क्योंकि आपको I नॉट की वैल्यू ये पीछे ज्ञात हो चुकी। ये भी लगा सकते हो और ये वाला भी लगा सकते हो। तो अगर मैं यही वैल्यू सब जगह रख दूँ, यही वैल्यू मैं सब जगह रख दूंगा तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा सा अलग कंडीशन हो गई है। IRMS की वैल्यू कितनी है भैया, VRMS बटे R इंटू का R से R मर गया। VRMS की वैल्यू कितनी है, 230, क्या आ गया, VR बराबर वोल्ट। अरे सर प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर 230 वोल्ट ही आ गया। तो प्यारे बच्चों बता दें कि परिपथ की शक्ति के बराबर वोल्टता आ जाएगी, है ना। हाँ, परिपथ की शक्ति के बराबर वोल्टता आ जाएगी। कैसे हो रहा है, VRMS R, मैं यहीं पर लगा दे रहा हूँ, दो सूत्र लगा दे रहा हूँ भाई। देखो VR निकालना है, IRMS इंटू वही सूत्र में दो बार सूत्र रख दे रहा हूँ, R से R काट ही दे रहा हूँ प्रतिरोध है, R से R काट ही दे रहा हूँ प्रतिरोध, R से R काट ही दे रहे हैं। IRMS चाहिए, है ना। IRMS कैसे निकालें, VRMS बटे R, IRMS बराबर VRMS बटे, तो VRMS की वैल्यू है 200। बार बार मतलब उसी सूत्र में दो बार सूत्र रखना, ओम का नियम एक ही सूत्र में दो बार लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। VRMS 230 बटे R की वैल्यू कितनी, 40 था, याद हो गया होगा, 40 कटा 23 बटे 4। अब आप लोग 23 बटे 4 IRMS की वैल्यू आ गई है, 23 बटे 4 IRMS की वैल्यू आ गई है। अब इसको आप सभी सूत्र में रख करके हल कर सकते हैं, सभी जगह सूत्र में रख करके हल कर सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, VR बराबर IRMS, अरे बात तो वही वैसे भी रखते तो हल तो वही होता भैया, कहाँ गया ये। IRMS कितना आया, 23 बटे 4 गुणे R की वैल्यू कितनी है, 40, तो वही आ जाएगा 4 कम 4 230, सही है भाई, 230 ही वोल्ट, क्योंकि VL और VC में शक्ति खर्च नहीं होगी, क्योंकि अनुनादी परिपथ है। VL बराबर क्या होगा, IRMS XL मतलब 23 बटे 4 गुणे XL की वैल्यू कितनी आई थी, XL वैल्यू निकाल चुके हो ना बच्चा, क्यों, XL की वैल्यू कहाँ निकाले, 250, इसे हल कर लीजिए। VC की वैल्यू 23 बटे 4 भाई IRMS इंटू IRMS की वैल्यू कहाँ गई, ये IRMS इंटू XC की भी वैल्यू कितनी आएगी, 250, दोनों बराबर ही आए थे। दोनों का गुणा करने पर देखो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, दोनों को गुणा करने पर जो आंसर 250 का गुणा 23 बटे 4 से होगा तो 1437.5 वोल्ट आएगा, 1437.5 वोल्ट आएगा, 1437.5 वोल्ट आएगा। दोनों की वोल्टता बराबर आएगी क्योंकि अनुनादी परिपथ है, सिंपल सी बात है। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, क्योंकि टाइम कम है, ध्यान देंगे, VL माइनस VC, है ना। तो इनके जो सिरों का विभवांतर आएगा VL माइनस VC 2 के बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति क्षय होता नहीं, इसीलिए प्रतिरोध का जो आ रहा है ना VR बराबर वो 230 वोल्ट आ रहा है, पूरी वोल्टता यहाँ पर लग रही है और उनपे शक्ति पे 0 है। IRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो समय भी हो चुका है, वो प्यारे बच्चों मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल आज सॉल्व करा दिए हैं। देखो एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, थोड़ा सा डिस्कस करना, ठीक है, थोड़ा सा हल करना। जैसे ट्रांसफार्मर से संबंधित ये सवाल है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 1/200 है। प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात मतलब दिया है, जो प्यारे बच्चों जो दिया है वो प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में संख्याओं का मतलब NP/NS का मान दिया गया है 1/200, 1/200। अब बात को समझ लेना कि इसका मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, इसीलिए NP/NS और ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यवर्ती वोल्टता से जोड़ा जाए, मतलब VP प्राथमिक कुंडली कितनी 200 वोल्ट, ठीक है, तो द्वितीयक प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। VS बराबर ज्ञात करना है, प्राथमिक धारा में 2 एम्पियर धारा हो, अर्थात IP का मान प्यारे बच्चों दिया गया है 2 एम्पियर, और द्वितीयक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, IS का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दो सूत्र लगेंगे, एक NS ऐसे वाला, या NP/NS चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, NS/NP बराबर VS/P। एक तो सूत्र ये वाला लगेगा और एक सूत्र प्यारे बच्चों लगेगा क्या, वही शक्ति वाला VP, मतलब ये हो जाएगा VP IP बराबर VS IS।
ये हो जाएगा इस सूत्र से। देखो वीपी ज्ञात है, आईपी ज्ञात है, वीपी ज्ञात है, आईपी ज्ञात है, और वीएस इस सूत्र से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए वीपी पता है, एनपी बटे एनएस उल्टा करोगे तो पता है, ठीक है, एनपी बटे एनएस पता है, 200 बटे 1 हो जाएगा, और वीएस निकल आएगा क्योंकि वीपी पता है, इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 दूनी 4 लगभग 40,000 फेरे आ जाएंगे, और वही 40,000 रख देंगे वैल्यू, तो इसमें भी मिल जाएगा। ये आपका हिंट हो गया प्यारे बच्चों, और इसको लगा लेंगे। कल मिलते हैं प्यारे बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और बड़ा ही धमाकेदार कल का लेक्चर होगा, क्योंकि मैं वास्तव में बताऊंगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं। विदा लेना चाहेंगे? जय हिंद, वंदे मातरम।